उस दिन हमने आपसे आई रेज्ड द क्वेश्चंस, व्हाट आर द टॉप क्वालिटीज़ एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ए डायरेक्टर मे फेस इन फ्यूचर व्हाइल मेकिंग ए फिल्म. सो प्रिया एंड नफीसा, दो लोगों ने दे शेयर्ड आंसर्स और गुड एफर्ट प्रिया एंड नफीसा आल्सो. थोड़ा सा क्वालिटीज़ तो आपने अच्छी लिखी थी, चैलेंजेस में थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन बस एनीवे गुड एफर्ट. बाकी किसी ने शेयर नहीं की. तो बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड पैशनेट, कि किसी को आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत ना पड़े. खुद से आपको, अगर आप इस फील्ड में देखिए, बेसिकली दिस इज़ ए क्रिएटिव फील्ड, इसमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. ये स्टीव जॉब्स वाली फील्ड है. जैसे स्टीव जॉब्स को कहा कि हमें मोबाइल कंपनी बनानी है, एप्पल बनाना है, तो एक ये परस्यूट ऑफ पैशन है. दिस इज़ द परस्यूट ऑफ पैशन. तो इसमें आपको अगर कोई मोटिवेट करे दूसरा आगे, कोई साधु संत, तो लानत है, आप हमारे पे लानत है, ठीक है. अनलेस एंड अनटिल यू आर सेल्फ मोटिवेटेड यू विल नॉट एक्सेल इन लाइफ और करियर. तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है. अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें दी हैं, मैं डिस्कस कर लूँगा. मैं खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई थी ना. तो डायरेक्टर से टॉप क्वालिटीज़ है विहंगम. विहंगम के बारे में किसी को मालूम है आपको? हिंदी में यूज होता है? नहीं होता, शायद कम होता है. विहंगम इज ए संस्कृत वर्ड. हाँ, ये होता है, ये चलेगा, ये बोलना ही बोलना है. क्या सही बोल रही है? तो विहंगम इज ए संस्कृत वर्ड विच मीन्स ए फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई. सूरज भी होता है इसका मतलब. इसका मतलब होता है ये खूबसूरत नज़ारा, ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग सीन. तो डायरेक्टर्स जो होता है इज लाइक अ फ्लाइंग बर्ड, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फ्री होता है, फ्री स्पिरिटेड, फ्री सोल, और वो स्काई में उड़ता है, और वो बेहतरीन एक खुशनुमा सीन क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है डायरेक्टर. वो एक मेस्मराइजिंग सीन्स क्रिएटर है. वो चाहता है कि हमारी हर सीन, हर शॉट एक ब्यूटीफुल पिकासो के फ्रेमिंग की तरह हो, ठीक है. तो इसलिए उसको विहंगम बोलते हैं. ये दिस इज संस्कृत वर्ड. ही इज अ विजनरी, ये मैंने डिस्कस कर लिया था. उसने पैशनेट बहुत होता है, क्रिएटिविटी होती है वो, लेकिन डायरेक्टर के साथ में ही इज नॉट ए नॉवेलिस्ट, ही इज नॉट ए बुक राइटर. वो मुंशी प्रेमचंद नहीं है, वो टीम वर्क है. ही इज लाइक ए क्रिकेट कैप्टन. उसको टीम को लेके अपने विजन को ट्रांसलेट करने के लिए उसके टीम का सहारा चाहिए. मैं नॉवेलिस्ट हूँ, मैं बुक लिखता हूँ तो मैं अकेले लिख सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ठीक है. लेकिन जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है या कोई चीज़ शॉर्ट फिल्म या कोई एडवर्टीजमेंट प्रोड्यूस करता है, तो उसको एक टीम की जरूरत होती है. दैट टीम इज वेरी क्रूशियल. उसमें सारी चीज़ें, आपने टेक्निकल हो गया, क्रिएटिव साइड हो गया, वो सारे लोग आके उसके विजन को ट्रांसलेट करते हैं स्क्रीन पे. तो ही शुड बी ए गुड टीम वर्कर. उसको टीम वर्क होना चाहिए. उसके लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेटर. यू हैव टू बी स्पेक्टेकुलर कम्युनिकेटर. अगर डायरेक्टर कम्युनिकेटर नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ टीम इन्वॉल्व है, क्रू इन्वॉल्व है, और क्रू के साथ उनका ईगो इन्वॉल्व है. क्योंकि सिनेमेटोग्राफर का अपना अलग ईगो है, एक्टर से चले आ रहे हैं उनके अपने अलग ईगो है. तो सारी ईगो को भी मैनेज करना है. यहाँ पे ईगो को भी मैनेज करना है. उधर स्पॉट बॉय के जरिए हमें ये भी देखना है कि सबने खाना खाया कि नहीं खाना खाया. उधर स्क्रिप्ट राइटर के साथ चीजें मैनेज करनी है. उधर वीएफएक्स वाले का कॉल आ रहा है कि सर ये शॉट लेना, इसमें ये नहीं आ पाएगा, इतना रखना है इस चीज को, वो भी ले लेना, वो भी मैनेज करना है. फिर उसको प्रोड्यूसर का कॉल आ रहा है कि बजट बढ़ता जा रहा है, क्या कर रहा है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, दिस इज यू आर एक्सीडिंग बजट. तो वो भी हमें मैनेज करना है कि बजट भी एक्सीड ना होने पाए. तो उसको कम्युनिकेटर बहुत तगड़ा होना चाहिए, और इसीलिए उसको जुगाड़ू भी होना चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट. डायरेक्टर कोई बेसिकली बहुत सारे डायरेक्टर कम पढ़े लिखे हैं. जैसे एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में जितने हुए, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे बिल गेट्स हो, एनीवन, तो वो ज्यादातर ड्रॉप आउट रहते हैं, आपने देखा होगा. इसी तरह डायरेक्टर पढ़े लिखे कम होते हैं. बहुत राइटर के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है अगर आपको राइटर बनना है. लेकिन डायरेक्टर क्या होता है? एक स्ट्रीट स्मार्ट इंसान होता है जिसके पास एक विजन होता है, और जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो. हाँ, वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, टेक्निकल नॉलेज भी रख सकता है, लेकिन वो उसके विजन इंपॉर्टेंट. अगर उसके पास विजन है तो वो डायरेक्टर बन सकता है. उसको चाहिए क्या? स्टोरी टेलर जिसको बोलते हैं. तो उसको जुगाड़ू भी होना चाहिए. सम नॉलेज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ये मैंने हम आपको बता दिया उसने. अच्छा, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए उसको. एनालिटिकल माइंड. अब पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आ जाए भाई, बाकी लोग आपका फेस देखेंगे,
यू आर द डायरेक्टर, लोग यू एवरीवन लुक एट यू कि भाई इसकी क्या प्रॉब्लम, तो आपको एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए कि तुरंत आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए डायरेक्टर को। रिजिड किस सेंस में होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को लेकर होना चाहिए, स्क्रिप्ट को लेकर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, उसमें आप रिजिड हो, लेकिन बाकी चीज़ों में रिजिड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू बी कीप योर ईयर्स वाइड ओपन। फिर एम्पैथी आपको बताया था मैंने, एम्पैथी होना चाहिए कि सबका ख्याल रखना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंशन टू डिटेल नहीं होगा तो एरर्स आएंगे, एडिटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमें अटेंशन टू डिटेल पे फोकस करना है, हर चीज़ की डिटेलिंग करनी है, कोई शॉर्ट रह तो नहीं गया, इसीलिए हमने बताया था प्री प्रोडक्शन बहुत जरूरी, सारी शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए। सबसे यूनिक क्वालिटी डायरेक्टर की होती है, ऐसे कोई डायरेक्टर नहीं बनता, परसिवरेंस। परसिवरेंस होना बहुत जरूरी है। उसके परसिवरेंस में से बेसिकली पेशेंस, मतलब नेवर एंडिंग पेशेंस। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हमारा काम ही नहीं होगा, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, काम ही नहीं हो रहा है, हम वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बने तो वहीं के वहीं बने हुए हैं, वो टाइप हो गया, ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर बनने, क्योंकि जरूरी नहीं कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बने, डायरेक्ट भी डायरेक्टर बन सकते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन सकते हैं, वैसे भी यूनिट डायरेक्टर करके उस तरह ऊपर स्केल कर सकते हैं। तो परसिवरेंस बहुत जरूरी है, आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इफ यू आर लकी कि आपको कम इंतजार करना पड़े, अदरवाइज आप मान के चलिए 5-10 ईयर्स भी इंतजार करना पड़ सकता है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है उसके लिए कि जैसे दिस इज जर्मन फिल्म मेकर वार्नर हर्जोग, इन्होंने बोला था आई वुड ट्रेवल डाउन टू हेल एंड रेसिल ए फिल्म अवे फ्रॉम द डेविल इफ इट इज नॉट नेसेसरी। ये लोग क्या होते हैं, डायरेक्टर मतलब पागल, मैडमैन। डायरेक्टर एक पागल इंसान है, जीनियस है वो, जो कि अगर उसको कोई फिल्म बनानी है तो बनानी है, तो किसी भी कीमत पे बनानी है, तो बहुत ही डिटरमिन्ड पर्सन होता है डायरेक्टर। ये सारी उसकी क्वालिटीज। रोमन पोलांस्की, इटालियन फिल्म मेकर, कई ऑस्कर इनको मिले, पियानिस्ट इनकी फिल्म आई थी, चाइना टाउन भी इनकी फिल्म है। सिनेमा शुड मेक यू फॉरगेट यू आर सिटिंग इन अ थिएटर। तो ये डायरेक्टर का कुछ स्टेटमेंट हमने दिया है कि मैंने जो अभी बताया था आपसे कि जब आप फिल्म दिखाना चाहते हो कोई चीज़, तो जो ऑडियंस है उसको ये लगना नहीं चाहिए कि वो थिएटर में बैठा है, बल्कि जो फिल्म में चल रहा है उस दुनिया में उसको उतर जाना चाहिए। अगर इफ यू आर वॉचिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग, तो आप देखोगे, आप इमेजिन करोगे कि आप उनकी दुनिया में पहुंच चुके हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग, ठीक है, आप स्टार वॉर देख रहे हो या आयरन मैन देख रहे हो, तो इतनी ज्यादा यू हैव टू हैव दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेस्प ऑफ द मटेरियल। आपको जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेस्प नहीं होगा मटेरियल का, जब तक फुल्ली आप इन्वॉल्व नहीं होगे, आप आत्मा का पार्ट समझ लो बेच रहे हो उस चीज को, तो तब तक आप उस चीज वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये चाइना टाउन, पियानिस्ट, ये इनकी कुछ फिल्में हैं। तो ये टॉप क्वालिटीज हो गई इनकी। ये है उनके चैलेंजेस डायरेक्टर्स के। दीज आर द चैलेंजेस डायरेक्टर्स मे फेस और फेस। बजट कांस्टेंट, सबसे बड़ा चैलेंजेस बजट का रहता है। अगर आपके पास बजट है तो सारे काम स्मूथली हो जाएंगे, सारी टीम आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बजट, अब इसमें बजट में क्या है कि आपको लो से शुरू करना है। हाँ, आपका लिंक है, जैक है, तो वो अलग बात है, अदरवाइज आपको लो से शुरू करना है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी आपका बजट है, आप एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं क्राउड फंडिंग से, या 2-4 लोग मिलके पूल कर लिया मनी को और प्रॉफिट में शेयर कर लिया, वैसे भी कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। बजट कांस्टेंट सबसे बड़ा चैलेंजेस है। सेकंड है इंटरफेरेंसेस। इंटरफेरेंसेस बहुत आपको लाइफ में झेलने पड़ेंगे। जब आप कोई फिल्म प्रोड्यूस करना चाहोगे तो हर आदमी अपनी राय देगा, इंटरफेयर करेगा, इसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे आपको अपने विजन को स्टेबल रखना है, उसको हिलने नहीं देना किसी तरीके से, और उतना ही इंटरफेरेंस आपको एक्सेप्ट करता है जितना कि आपके प्रोडक्ट को इन्हांस करे, बिकॉज यू ओनली नो योर प्रोडक्ट एंड नो वन एल्स। टैलेंट्स ईगो, मैंने जो बताया आपको, टैलेंट्स के ईगो होते हैं। जितने भी एक्टर्स से बड़े बड़े हैं, या बड़ा कोई सिनेमेटोग्राफर है, या बड़े लोग हैं, या राइटर से भी हो सकते हैं, उनके अपने ईगो। राइटर बोलेगा हम एक वर्ड नहीं चेंज करेंगे, तो फिर राइटर को समझाना पड़ता है कि भैया चेंज करना पड़ेगा, ये हमारे विजन से बाहर जा रहा है, ये लंबे डायलॉग हो रहे हैं, जिसको छोटा करो, इसको प्रूव करो, ये सीन शूट नहीं हो सकता, ये हमारे बजट में नहीं है, तो वो हमें वो सब चीज़ करनी है। तो इसलिए टैलेंट के ईगो को भी मैनेज करना है, इसमें आपको बड़े प्यार मोहब्बत से करना है काम को। क्राइसिस मैनेजमेंट, आप शूटिंग कर रहे हो, अचानक कोई क्राइसिस आ गई, पता चला वो सामान नहीं मिल रहा है, कोई एक्टर की डेट खिसक गई, कोई इमरजेंसी आ गई, किसी की चोट लग गई, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू डील विद द सिचुएशन। टेक्निकल एंड क्रिएटिव चैलेंजेस आ सकते हैं। टेक्निकल हमने बता दिया, वीएफएक्स हो गया, एडिटिंग हो गया, वो चैलेंजेस आ सकते हैं। पता चला कि लाइट नहीं आई या और भी कोई कैमरा फॉल्ट कर गया, तो वो सारे चैलेंजेस हैं। क्रिएटिव चैलेंजेस में राइटिंग है, म्यूजिक है, और सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। बिजनेस चैलेंजेस का आपको बता दिया।
कि ये सारे चल बिजनेस से रिलेटेड बॉक्स ऑफिस प्रेशर बहुत बड़ा होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, किसी को नहीं मालूम। जब आप जब पैसा लेने जाओगे मार्केट से तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा यार, क्योंकि देखो जो फाइनेंशियल प्रोड्यूसर होता है उसको तो तुम्हारे क्रिएटिव विजन से कोई लेना देना चाहिए, वो एक बिजनेस पर्सन है। ये तो आप अपने विजन को ट्रांसलेट करके एक आर्ट में तब्दील करना चाहते हो, लेकिन जो सामने बैठा है जो पैसा लगा रहा है टेबल पे, समवन पुटिंग मनी ऑन द टेबल, दे नीड रिटर्न, हाई रिटर्न, बोलता आरओआई क्या है, इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, उसको उसी से मतलब है और कुछ नहीं। तो उसको वो आपको सारा ख्वाब दिखाना पड़ेगा उसको कि इसका बॉक्स ऑफिस से रिजल्ट रहेगा, ओटीटी भी इतने में बिक जाएगा, इतने फुटफॉल रहेंगे तो इतना पैसा आएगा, इस राइट्स इतना आएगा, म्यूजिक से इतना आएगा। तो उसको सारी बिजनेस पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। प्रेशर फॉर सक्सेस, अगर आपकी एक फिल्म हिट हो गई, कुछ चल गई, तो फिर प्रेशर फॉर सक्सेस अदर मतलब प्रेशर हो जाएगा आपके, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका चैलेंजेस है एक्सपेक्टेशन लेवल आपका हाई हो जाएगा, कि उससे लिए फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये प्रेशर हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। वेटिंग पीरियड, मीटिंग्स एंड रिजेक्शंस, जब आप शुरुआत करते हो फंडिंग के लिए तो बहुत सारी आपको मीटिंग करनी पड़ सकती है। प्रोड्यूसर आपको लगेगा इसने पैसा लगा दिया, लेकिन वो नेक्स्ट डे फिर आपको फोन उठाना बंद कर देगा, या 2-3 बार फोन उठाएगा उसके बाद इग्नोर करने का, ऐसे करके 10-15 मीटिंग्स भी आपको करनी पड़ सकती है और पैसा आपके पास जीरो। पता चला कि 15 के 15 फाइनेंसर बैकआउट कर गए, क्योंकि दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिस्की बिजनेस, बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है और इसमें जल्दी पैसा कोई नहीं लगाता। अपना खुद का पैसा हो तो अलग बात है, अदरवाइज पैसा जल्दी, जब तक कि आप नोन नहीं हो जाओगे, आप अचीवर्स नहीं हो जाओगे, आप पे पैसा इस लाइक जुआ प्लेइंग गैम्बलिंग, तो इसलिए पैसा जल्दी इसमें कोई नहीं लगाता। हु इज क्रिएटिव डायरेक्टर, एक और आप अभी नई पोस्ट आई है, फिर मे बी 10 ईयर्स 15-20 ईयर्स पहले ये सब कुछ नहीं था यहाँ पे, पहले ये नहीं होता था क्रिएटिव डायरेक्टर, अभी ये चैनल में भी आ गया, हर जगह आ गया। पहले आर्ट में रहता था, जो डिजाइन करते थे ना उसमें रहता था, एड एजेंसीज में रहते थे, अभी ये फिल्म में भी आ गए हैं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो क्रिएटिव डायरेक्टर बेसिकली क्या है कि इसकी जरूरत तो कोई खास है नहीं। क्रिएटिव डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो बहुत पढ़ाकू टाइप के होते हैं, बुकिश टाइप के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ होती नहीं ना, वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम भैया चेयर पर बैठ के 4 शब्द बोल दें और उसके बाद अपना पैसा दें, तो वो सैलरी बेस पे रहते हैं। तो दे आर बेसिकली अननेसेसरी पोस्ट या नेसेसरी इविल भी उनको कह सकते हो। नेसेसरी इविल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्टर सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं से करता है, वो प्रोड्यूसर के आदमी होते हैं, और इंटरफियर बहुत करते हैं, जिससे डायरेक्टर को ईगो को हर्ट होता है कि हम क्या बना रहे हैं और ये बीच बीच आके हमें इंटरफियर कर रहा है। तो क्रिएटिव इनपुट्स टू डायरेक्टर, राइटर एंड टीम, प्रोड्यूसर्स पर्सन होता है वो, इनपुट्स टू ओवरऑल डिजाइन एंड फील ऑफ द फिल्म, एक किताबी कीड़ा, समटाइम्स अननेसेसरी इंटरफेरेंस विद एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, ये क्रिएटिव डायरेक्टर है। सैलरी अच्छी मिलेगी, कोई काम नहीं। ये डायरेक्टर की अलग क्वालिटी है। ए ग्रेट मैनिपुलेटर, जैसे हमने बोला जुगाड़ू होना चाहिए उसको। ए गुड डायरेक्टर थिंक्स मोर ऑफ द इमेजेस, मेटाफर एंड रिएक्शंस देन अबाउट वर्ड्स। ये हमने उस दिन डिफरेंस आपको बताया था कि जो डायरेक्टर होता है वो थिंक्स इन पिक्चर्स, वो वर्ड से उसका कोई लेना देना नहीं, उसके दिमाग में पिक्चर्स चलती, विजुअल चलते हैं। क्रिएटिव मैनिपुलेशन इज हिज weapon. He always like a chess player thinks his next move in advance. If a director allows his seam technique to show he is either careless, inexpert or wanting to show his brushwork, then entire work or the overall work. तो एक डायरेक्टर जो होना, जो हमने बताया कि जब आप फिल्म देखते हो उसमें डूब जाना चाहिए, तो डायरेक्टर अच्छा है। अदरवाइज आपको लग रहा है फिल्म देख के अरे यार इसमें तो ये हो गया, बड़ा अच्छा बना, ये कट अच्छा है, वो अच्छा है, तो समझ लो वो अपना ब्रश वर्क दिखा रहा है। Director lives in their own zone. Film directors are often accused of being self-obsessed and egoist, but all artists are like that. It doesn't mean that they don't love humanity. There is so much to read, think and imagine that an artist hardly gets any time to socialize or make others happy. एक डायरेक्टर होता है वो साइलेंट, सबसे साइलेंट पर्सन होता है डायरेक्टर, अपने में खोया हुआ रहता है। He lives in his own zone. वो किसी से बात नहीं करता क्योंकि उसके माइंड में तूफान चलता रहता है दुनिया भर का, बजट को लेके, क्रिएटिव चीज़ों को लेके, अदर चैलेंजेस को लेके, तो वो अपने जोन में रहता है डायरेक्टर। अब यहाँ पे मैंने 2 डायरेक्टर का एग्जाम्पल दिया वर्ल्ड के, दीज आर द टॉप 10 डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल टाइम। एक है स्टीवन स्पिलबर्ग, ब्लैक एंड व्हाइट में, इन कैप, और मार्टिन स्कॉर्सेज़े जो अभी भी इनकी कई फिल्में आई, द फ्लावर्स ऑफ द, अभी जो आई मून, किलर मून, और गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, बहुत सारी फिल्में इनकी आई, रेजिंग बुल,
दीज आर क्लासिक मास्टर स्टोरी टेलर्स है क्लासिक फिल्मों के। तो लेकिन डायरेक्टर्स ऑनेस्टी क्या होती वो आप देखिए, इससे एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है वो आपके लिए पूजा की तरह है। आप अगर उस प्रोजेक्ट से जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उसको आप रिजेक्ट करो, हमें नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट फुल्ली 100% नहीं दे सकते, इसमें डिलीवर नहीं कर सकते। तो जब शिंडलर लिस्ट इनके पास गई, मार्टिन स्कॉर्सेसे के पास स्क्रिप्ट 93 में 93 में रिलीज हुई थी, जिस साल जुरासिक पार्क आई थी उसी साल शिंडलर लिस्ट भी आई थी। स्टीवन स्पीलबर्ग की 2 फिल्में आई थी। तो मार्टिन स्कॉर्सेसे के पास जब ये स्क्रिप्ट जाती है तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा और कहा कि दिस इज अबाउट होलोकास्ट। होलोकास्ट के बारे में मालूम है सबको? हाँ, होलोकास्ट। तो एडोल्फ हिटलर मर्डर्ड 6 मिलियन ज्यूज, तो दैट इज कॉल्ड होलोकास्ट। तो होलोकास्ट की फिल्म थी, मोस्ट ब्रूटल फिल्म टिल डेट। आज तक ना ऐसी कोई फिल्म बनी हो ना बनेगी, ठीक है। और ये तुम लोग को देखना है 100%, आज ही जाके का है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, सिर्फ एक ही सीन है जो कलर में है, लास्ट में बच्ची का शॉट, अदरवाइज पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, डिलिबरेटली डन इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो शिंडलर लिस्ट जब इनके पास गई मार्टिन स्कॉर्सेसे के पास, तो इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया प्रोड्यूसर को, जबकि प्रोड्यूसर वे पेइंग हाई मनी। क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए रिजेक्ट किया कि जब देखा कि दिस इज अबाउट ज्यूज एंड आई एम क्रिश्चियन, बोला मे बी आई विल मेक ए गुड फिल्म ऑन दिस, अच्छी फिल्म मैं बना सकता हूं, लेकिन स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू फुल्ली जस्टिफाई दिस प्रोजेक्ट, और बेटर टेक इट टू सम ज्यूज डायरेक्टर। आप किसी यहूदी डायरेक्टर के पास इसको लेके जाओ, देखो उसकी ईमानदारी। अगर हम 1984 रॉयट पे बनाते, सिख रॉयट पे सिख लोगों को किया गया, तो हो सकता है मैं भी बना लूं, लेकिन मैंने उस चीज को फील नहीं किया, मैंने देखा नहीं, ना मेरे दादाओं ने देखा, ना मेरे बाप ने देखा। तो हम चाहते हैं कि एक सरदार, एक सिख डायरेक्टर जितनी अच्छी, जिसकी अगर फैमिली अफेक्टेड थी, वो जितनी अच्छी तरीके से उस फिल्म को डायरेक्ट कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा उस फिल्म को। तो फिल्म की आत्मा को देखना पड़ता है। तो इसने उस फिल्म को रिफ्यूज कर दिया, एंड अल्टीमेटली इट वेंट टू स्टीवन स्पीलबर्ग एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। It won 8 Academy Awards, including Best Picture, Best Director, Best Cinematography, Best Everything Best. तो वो आपको देखनी पड़ेगी शिंडलर लिस्ट। Differences between script and other writings. जी, आज का जो क्लास है ये आई हैव बीन गिवन थ्री पार्ट सीरीज है ये, डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग फिल्म मेकिंग पे। तो आज हम स्क्रिप्ट राइटिंग पे फोकस करेंगे। जो मेरी थर्ड और लास्ट क्लास होगी उसमें पूरा टेक्निकल रहेगा, सिनेमेटोग्राफी, साउंड, एडिटिंग, सब चीजें रहेंगी, ठीक है। एवरी शॉट की साइकोलॉजी रहेगी। आज हम स्क्रिप्ट, क्योंकि अभी शायद आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखना ना आता हो, या मे बी यू नो अबाउट दैट ऑलरेडी, तो आज हम आपको शूटिंग स्क्रिप्ट, टेक्निकल साइड ऑफ स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें डेवलप बताऊंगा ताकि आप लोगों की स्क्रिप्ट आ जाए लिखना। स्क्रिप्ट राइटिंग इज टेक्निकल राइटिंग विद ओनली वन एजेंडा, एड इन फिल्म मेकिंग। इट इज नॉट फॉर रीडिंग। स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए नहीं बनाई जाती, नहीं लिखी जाती। ये नॉवेल नहीं है, लघु कथा नहीं है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है। ये टेक्निकल चीज है स्क्रिप्ट राइटिंग। कोई हम इसको बैठ के पढ़ना नहीं हमें इसे। Script writers have less freedom with words. They cannot be elaborate like a novelist. एक नॉवेलिस्ट बहुत इलेबोरेट होता है, कई पन्ने एक चीज पे लिख डालता है। मान लिया अगर वो किसी लेडी की, किसी फीमेल प्रोटोगोनिस्ट की इमोशंस को लिख रहा है तो हो सकता है 5 पेजेस लिख डाले, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 लाइन में कवर करना है आपको स्क्रीन। तो बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती है, एंड दिस इज हाईली टेक्निकल राइटिंग। हमें वेरी चूजी होना है वर्ड्स के साथ में और स्क्रीन प्ले के साथ में, कि हमें डायलॉग क्या रखने हैं। स्क्रीन प्ले हम डायलॉग भी ज्यादा नहीं रख सकते, टू द पॉइंट रखना है। स्क्रीन प्ले में टू द, जो कैमरा में दिखेगा वही लिखा जाएगा, बाकी कोई चीज लिखी नहीं जाएगी। ये है स्क्रिप्ट राइटर्स हैव टू फॉलो कंसिडरेशन लाइक कैमरा एंगल्स, प्रोडक्शन, बजट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट। दे आर नॉट नॉवेलिस्ट हु लिव इन देयर ओन वर्ड्स एंड हैव फुल फ्रीडम। नॉवेलिस्ट के पास फुल फ्रीडम होती है, वो कुछ भी करे, उसके पास 500 पेज भी हैं, 400 पेज है, कुछ भी लिख सकता है। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर को 80 पेजेस, 100 पेजेस या 120 पेजेस में फिल्म को कवर करना है, उसलिए उसको कैमरा एंगल्स का भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोडक्शन, बजट, डिस्ट्रीब्यूट, बजट क्या रहेगा उसका पता होना चाहिए,
प्लस मार्केट में क्या चलता है उसको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या डिमांड होती है वो भी उसको मालूम होना चाहिए। तो स्क्रिप्ट राइटर इज लाइक मोर बिजनेसमैन। क्रिएटिव तो होता है लेकिन उसके बिजनेस माइंड भी उसका चलता रहता है कि क्या चीज चलेगी, ये वर्ड पे तालियां बजेगी। अब नॉवेलिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लंबे लंबे डायलॉग लिख देगा, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर वही डायलॉग लिखेगा जिस पे तालियां बजे या जो लोगों की इंपैक्ट करे, अदरवाइज वो नहीं लिखेगा। Differences between script writing and other writings. Script writers may have to write several drafts and writing and changes may continue till shooting. They are part of a team and not loners like a novelist. अब स्क्रिप्ट राइटर को बहुत सारे, क्योंकि वो टीम मेंबर है, इसलिए वो उसको डायरेक्टर की भी सुनना है, प्रोड्यूसर की भी सुनना है, सभी को सुनना है, until and unless you achieve that status. आप जब तक गुलजार नहीं बन जाते हो, जावेद अख्तर नहीं बन जाते हो या प्रसून जोशी नहीं बन जाते हो, तब तक आपको शुरुआत में तो बहुत इंटरफेरेंसेस रहते हैं, बहुत अपनी ईगो को दबाना पड़ता है कि भाई ये भी इंक्लूड कर लो, अरे ये कैसे कर दिया, इसमें तो एक कैरेक्टर ऐसा भी डालो, एक इस धर्म का डालो, उस धर्म का डालो, दुनिया भर की वो इंटरफेरेंसेस रहती है उसमें, एक इसमें ये भी डालना वो भी डालना है। तो ये सारे उसको करना पड़ता है, लेकिन जब उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। और पहले ये भी रहता था कि उनसे कोई बोलेगा नहीं कि तुम इसमें चेंज करो ज़्यादा, डायरेक्टर के अलावा कोई बोल भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो तो सारे लोग आपको इंटरफेयर करेंगे। तो स्क्रिप्ट राइटिंग जो है टीम वर्क है इसमें। स्क्रिप्ट राइटिंग में हैव ए टीम ऑफ 1, 2 और 3 मेंबर्स, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर। कभी कभी क्या होता है तीनों एक ही आदमी लिखता है, कभी कभी क्या होता है 3 होते हैं, कभी 2 होते हैं। स्क्रीन प्ले में 2 हो गए और स्टोरी में, स्टोरी किसी और, मान लिया डायरेक्टर की स्टोरी है, मैंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिख दिया तो 2 हो गए। कभी कभी ये हुआ कि कभी स्क्रीन प्ले अच्छे लिखते हैं लोग लेकिन डायलॉग उनको नहीं आता लिखना, तो डायलॉग किसी और से लिखवाया जाता है। सलीम जावेद की जोड़ी इसलिए चलती थी कि सलीम जो है स्क्रीन प्ले पे फोकस करते थे, जावेद साहब राइटर डायलॉग पे फोकस करते थे। उनके डायलॉग बहुत अच्छे लिखे जाते थे और वो स्क्रीन प्ले पे फोकस करते थे। अदरवाइज अभी आजकल तो हॉलीवुड की फिल्मों में तो अक्सर मतलब 3 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, यहाँ पे कभी कभी एक ही आदमी रहता है राइटिंग में। तो ये स्क्रीन प्ले है। स्क्रिप्ट फॉर नॉन फिक्शन, अभी फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों आपको बनाना पड़ सकता हो सकता है आप टुमारो यू आर गोइंग टू डायरेक्ट ए डॉक्यूमेंट्री या कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट, कुछ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फिक्शन। तो स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर नॉन फिक्शन में है नरेशन, शूटिंग स्क्रिप्ट, स्पीच पॉइंटर्स फॉर स्पीकर्स। आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो नरेशन जरूरी है, आपको नरेशन लिखना पड़ेगा कि जो बीच बीच बोलेगा वो क्या बोलेगा, वो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। उसके लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट है, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे वो नरेशन आप लिख नहीं सकते। तो वीओ के लिए आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। शूटिंग स्क्रिप्ट जिसमें शॉर्ट डिवीजन है तो इसमें शूटिंग स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, वो आगे बताएंगे हम कैसे लिखनी है। और अगर कोई स्पीकर्स है, कोई इंटरव्यू दे रहा है तो उसके लिए स्पीच पॉइंटर्स भी हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं बोल पाएगा, उसको हमें बताना पड़ेगा किस किस टॉपिक पे हमें बोलना है, उसको क्यूज देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्री के लिए है या कॉर्पोरेट फिल्म के लिए है। अब देखिए क्लासिकल स्टोरी टेलिंग, ये आना बहुत जरूरी है, आप राइटिंग में नोट डाउन भी कर लेना, आप नोट डाउन भी करते रहिए कुछ चीजें। This is restorative 3-act structure। स्टोरी टेलिंग का जो मेन सिद्धांत है वो एरिस्टोटल से लिया गया है, ठीक है, जिसको ये बोलते हैं restorative 3-act structure। It was derived from Aristotelian notion that all dramas have a beginning, middle and end। इसको बोलते हैं restorative 3-act structure। हर स्टोरी का एक बिगनिंग होता है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है, जैसा कि आप जानते हैं। बिफोर यू मास्टर फिल्म मेकिंग डू नॉट चेंज दिस रूल। शुरुआत जब आप कर रहे होंगे तो आपको इस रूल को चेंज नहीं करना, क्योंकि अभी आप ग्रो कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो आप वैसे ही चलोगे, पहले बिगनिंग दिखाओगे, मिडिल दिखाओगे, एंड दिखाओगे। मे बी इन फ्यूचर व्हेन यू मास्टर द क्राफ्ट
जब अपने क्राफ्ट की आप मास्टरी पा लो तब आप इसको घुमा भी सकते हो। पता चला पहले हमने मिडिल दिखा दिया, फिर उसके बाद बिगनिंग, फिर एंड, तो वो चेंज कर सकते हो, ओवरलैप कर सकते हो ऑडियंसों का। जैसे अभी ये उसकी नोलन की जैसे फिल्म आती है, इंसेप्शन फिल्म आई थी, या और बहुत सारी फिल्में हैं अभी, तो वो भी अभी उनको ओपेनहीमर के लिए अवार्ड भी मिला बेस्ट डायरेक्टर को जो, तो वो भी ऐसे ही करता है, पहले मिडिल दिखा दिया, इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है ऑडियंस को कि ऑडियंस को इन्वॉल्व होना पड़ता है मजबूरन। इसके लिए दिस इज अ फ्लॉ है टू एंगेज ऑडियंस, टू फेच द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, कि वो ऑडियंस को अरे ये ऐसे ये कहां से आ गया, अभी तो नहीं था, ये कहां से आ गया, इसका क्या रोल है। तो वो इस सीन में और स्क्रिप्टिंग में और एक्टिंग का इस तरीके से वो करता है सिचुएशन को कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि पजल इस लाइक पजल, कि आप उसमें पजल ढूंढने लगते हो कि इसका क्या आंसर होगा, अच्छा उसने वो किया था तो ये हुआ, अच्छा वो हुआ था, ऐसे बाद में आपको चीजें समझ में आती हैं एज सून एज थिंग्स स्टार्ट्स आई एम रेवलिंग। तो ये होता है, रिएक्ट है क्लासिकल स्टोरी टेलिंग स्टाइल। अब द बिगिनिंग में क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एक्ट कंटेन्स एक्सपोजिशन, शुरुआत, एक्सपोजिशन, एस्टैब्लिशिंग द कैरेक्टर्स और द टोन ऑफ द स्टोरी। अब शुरू में ऑडियंस आ रही है अभी सिनेमा हॉल में, आप उसको कैरेक्टर्स और टोन ऑफ स्टोरी स्टैब्लिश कर रहे हो, ताकि वो चीज एक बार माइंड में इस ऑडियंस की स्टैब्लिश हो जाए तो आगे का उनकी स्मूथ फ्लो रहेगा, उनकी समझ आएगी, चीजें कंप्रीहेंसिव रहेगा। फिर उसके बाद मिडिल है, मिडिल पार्ट इज द लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट, जो स्टोरी का मिडिल पार्ट होता है, बीच का हिस्सा होता है, बहुत थिकेस्ट का होता है और लंबा होता है, इसी में सारी चीजें होती हैं। प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। अभी सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, स्टोरी राइटर से डेलिबरेटली उसको कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाता जाता है और मिस्ट्रीज को बढ़ाता जाता है, ताकि ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़े मिडिल में। एट द एंड कल्मिनेट्स इनटू द क्लाइमैक्स, मेकिंग द स्टोरी कंप्लीट। The conflict started in the beginning, develops into confrontation between characters or situation. This conflict is resolved in the end where we get a logical or clear denouement, जिसको हमने बोला था इमोशनल कैथारसिस, उस दिन बताया था। एंड में हम इमोशनल कैथारसिस या पोएटिक जस्टिस भी बोलते हैं लिटरेचर में। इसमें लिटरेचर के स्टूडेंट कितने हैं, इंग्लिश लिटरेचर्स, रेज योर हैंड, ओनली 1 2। तो पोएटिक जस्टिस, व्हाट इज पोएटिक जस्टिस, एनीवन कैन एक्सप्लेन? पोएटिक जस्टिस, जिसने होमर को पढ़ा होगा, जिसने जॉन कीट्स को पढ़ा होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा होगा, शेक्सपियर, पोएटिक जस्टिस क्या है? आप टेक्निकल टेक्निकल किस रेटिंग बहुत अच्छा, तुम ही बचाओगे फिल्म को, ठीक है, इसीलिए आगे बैठ रहा हूँ। बाकी तो डायरेक्टर बेचारा जी कर गया। पोएटिक जस्टिस है कि वेयर गुड इज रिवॉर्डेड एंड बैड इज पनिश्ड, मतलब अगर फिल्म के एंड में बैड को पनिशमेंट नहीं मिलता तो पोएटिक जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। और इसके इमोशनल कैथारसिस, व्हाट इज इमोशनल कैथारसिस, व्हाट इज क्रेसेंडो? म्यूजिक वाले कितने हैं इसमें? एनीवन हैज म्यूजिकल स्पेशलिटीज? नो। तो इमोशनल कैथारसिस जो लिटरेचर में होता है, एट द एंड व्हेन ऑल योर इमोशंस आर स्पेंट, जब आप सिनेमा हॉल से निकलते हो तो तुम्हारे सारे इमोशन खाली हो जाते हैं, यू बिकम शून्य, जीरो, तो उसको बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। और वही क्रेसेंडो, मतलब क्रेसेंडो उठान की तरफ, जब म्यूजिक देखते हो शुरू में म्यूजिक थोड़ा थोड़ा बजती है, जब लास्ट में म्यूजिक रुकने से पहले पूरा क्रेसेंडो इफेक्ट आता है, म्यूजिक का बहुत लाउड हो जाती है, उसको क्रेसेंडो बोलते हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने को, और लास्ट में बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। तो जहां पे साइलेंस होता है उसको इमोशनल कैथारसिस, ठीक है, वो स्टोरी में भी होता है, म्यूजिक में भी होता है, ये चीज होती है। प्लॉट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 प्लॉट पॉइंट्स इन ए स्टोरी। द फर्स्ट प्लॉट पॉइंट हैपेंस व्हेन द कैरेक्टर गेट्स ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। किसी भी स्टोरी में 2 प्लॉट पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान में रखना। 2 बार चकमा देना है ऑडियंस को, 2 बार झटके देने ऑडियंस को, ठीक है। 2 शॉकिंग पॉइंट्स। दिस हैपेंस व्हेन द कैरेक्टर गेट्स ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कुछ अचानक हुआ जिससे उसको टर्निंग पॉइंट मिली, ठीक है, कहीं कैरेक्टर को, लीड रोल, प्रोटैगनिस्ट। द सेकंड प्लॉट पॉइंट पोर्ट्रेज द बिग ग्लूम,
when the protagonist is the far away from his goal. What is big gloom? Big gloom is a technical word, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड. ये सारे वर्ड ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है. और एक वर्ड बार बार आपके पास आता होगा, GE. मैं स्पेल करूंगा, आप बताना इसका प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, क्योंकि लाइफ में ये आता रहेगा आपकी फील्ड में. GENRE. प्रोनाउंसिएट करो. हाँ, आप करो. यूके एंड यूएस में अलग अलग बोलते हैं. यूके में जोनरा और यूएस में जोनरा. दोनों सही है, दोनों सही है. जोनरा भी बोल सकते हो, जोनरा. तो ये जोनरा का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? थीम, कैटेगरी. कि हॉरर है कि जोनरा, क्राइम है, सस्पेंस है, क्या है, वो उसको बोलते हैं. इसी तरह एक फ्रेंच वर्ड है जिसके VERMI, वर्मी, CELLI. ये वर्ड सुना है किसी ने? हाँ, प्रोनाउंसिएट करो. इसका मतलब जो हम खाते हैं. हाँ, गुड. लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे? दिस इज अ फ्रेंच वर्ड. नहीं नहीं, वो भी तो वी है. वर्मी चेली. सेली नहीं है, चेली है, क्योंकि फ्रेंच वर्ड है. वर्मी चेली. सेवई को वर्मी चेली बोलते हैं. जो ईद पे सेवइयां बनती है उसको वर्मी चेली बोलते हैं. तो ध्यान में रखना, इसको वर्मी चेली, कभी वर्मी सेली मत बोलना. तो एक तो जोनरा हो गया, एक वर्मी चेली हो गया. 2 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया है. अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में ले रहे होते तो मैंने बहुत सारी और इंप्रूव कर देता, थोड़ा बहुत हेल्प कर देता. लेकिन यहाँ पे कुछ और चल रहा है सिस्टम. द कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट फिल्म में होना, दिस इज वेरी क्रूशियल. अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है तो ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट 0 रहेगा. आपको लगेगा लाइनियर दिखाते जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें. कोई अप्स एंड डाउन नहीं आ रहे हैं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं. कन्फ्लिक्ट किसके बीच में पैदा करना है? बिटवीन कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स. देयर कन्फ्लिक्ट्स, कैरेक्टर्स कन्फ्लिक्ट, द बिग ग्लू, कैथारसिस, पोएटिक जस्टिस आर ओपन एंडेड रखना है. ये सब कन्फ्लिक्ट का कल्मिनेशन है. क्या आपको ओपन एंडेड फिल्म लास्ट में रखना है, या आप उसको कोई एक उस तक मुकाम तक पहुंचाएंगे, या अपनी तरफ से कोई एक फैसला देंगे? अदरवाइज आप उसको ओपन एंडेड भी रख सकते हैं. बहुत से लोग आजकल डायरेक्टर ओपन एंडेड रखते हैं. अब आ जाइए टेक्निकल साइड पे. ये स्क्रीन टच है क्या टीवी? नहीं, नो सर. पता नहीं नीचे क्यों चली जाती है. सिस्टम है. चलो, अब ये लिखो आप लोग. ये टेक्निकल साइड यहाँ शुरू हो. अब जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते हो, दिस इज सिंपल स्क्रीन प्ले. अब ये शूटिंग स्क्रिप्ट नहीं है, सिंपल स्क्रीन प्ले है विद डायलॉग. तो शुरुआत कैसे करते हैं? जो शुरू में ये लिखते हैं इसको बोलते हैं स्लग लाइन. दिस इज कॉल्ड स्लग लाइन. स्लग लाइन शुड ऑलवेज बी इन अपर केस. बोल्ड कैपिटल में होगा, कैप्स में होगा. कभी भी इसको छोटे में मत लिखना, ठीक है? लोअर केस में नहीं लिखना, इसको हमेशा अपर केस में लिखना है. क्या है ये? सीन 25. आप इसको SC भी कर सकते हो, ENE लिखने की जरूरत नहीं है, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो. उसके बाद आपने स्लैश मारा, ऑब्लिक. फिर उसके बाद 2 चीज होती है. ये आपने नंबरिंग कर दी सीन की 1 2 3. जब भी लोकेशन चेंज होगा, इस कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जाएंगे तो वहां पे सीन चेंज हो जाएगी, ठीक है? इस कमरे का सीन वही रहेगा. इंटीरियर ये 2 पार्ट होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर. भाई ये कमरे का सीन है तो क्या होगा? इंटीरियर. और बाहर का है एक्सटीरियर. ठीक है. अब उसके बाद आपको प्रॉपर लोकेशन का वो भी लिखना है. जैसे आतिशिश रूम, या ये इसको सीनेट हॉल भी कुछ भी करना है, क्लासरूम बोल सकते हो. क्लासरूम डे है या नाइट है या सनसेट है, क्या है, वो भी आपको लिखना है. क्योंकि सिनेमाटोग्राफर को जरूरत पड़ेगी, सबको जरूरत पड़ेगी उस चीज को, तो आपको वो लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट में. सीन कितनी चीज हो गई? 1 2 3 4 आइटम्स रहता है स्लग लाइन में.
सीन, इंटीरियर, एक्सटीरियर और लोकेशन और डे, नाइट, इवनिंग, सनसेट, व्हाटएवर। जब आप इसके बाद लिख लें स्क्रीन प्ले और डायलॉग यहाँ पे आएगा, कट टू से पहले बीच में आ गया जो आपने स्क्रीन पे लिखा, इतने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ये सामने से मिस्टर रमेश जी आते हैं, फिर वहाँ तक जाते हैं, फिर लैपटॉप ऑन करते हैं, वो सारी चीज़ें आप स्क्रीन प्ले में आ गया, अभी डायलॉग नहीं है। फिर जब लैपटॉप ऑन करने के बाद रमेश जी टर्न करते हैं, टर्न करना ये सब लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर डायलॉग आएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, तो वो सारा फिर डायलॉग में आ जाएगा। जब वो सीन खत्म होगा तो खत्म होगा, अगर वो सीन किसी और सीन से जाता है, मैच करता है, इससे रिलेटेड सीन है तो कट टू लिखेंगे। जैसे इस कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, ऐसी लोकेशन का या कोई और लोकेशन का लेकिन इसी सीन से मर्ज करता है, तब तो हम कट टू लिखेंगे, अदरवाइज खाली कट लिख देंगे। कट टू अगर आपने लिख दिया तो हम ये समझेंगे कि इस सीन से रिलेटेड अगला सीन है, मतलब इससे जुड़ा हुआ सीन है, मे बी ए हो सकता है, 23A हो सकता है। अगर इसमें फ्लैशबैक स्टार्ट से, मान लिया आप कुछ फ्लैशबैक पुरानी कहानी हीरो की देना चाहते हैं, इसके बाद में इस सीन में अब वो बैठा है, कुछ सोच रहा है मोमबत्ती के सामने, अचानक वो अपनी फ्लैशबैक बचपन याद करने लगता है, तो वहां पे फ्लैशबैक लिखना जरूरी है, नहीं तो ना एडिटर को पता चलेगा ना सिनेमेटोग्राफर को पता चलेगा, वो समझेगा नहीं कि ये अचानक कैसे चेंज हो गया। तो फ्लैशबैक स्टार्ट्स, और जब फ्लैशबैक स्टार्ट होगा तो आप वहां सीन की नंबरिंग करने के बाद फ्लैशबैक एंड से भी लिखना जरूरी है, ये भी लिखना जरूरी है। फेड इन है, फेड आउट है, वो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा डिसॉल्व है, डिसॉल्व टू कर सकते हो कि इस शॉट से दूसरे शॉट में डिसॉल्व हुआ, ठीक है। रेगिस्तान में जा रहे हैं ऊंट लोग, पूरा कारवां जा रहा है और कारवां जाने के बाद वो डिसॉल्व हुआ, सीधा हट दिखाया, हट पे एंट्री कर रहा है कोई शेर, तो इस तरीके से डिसॉल्व किया ना, डिसॉल्व करके आया। तो कहां पे डिसॉल्व करना है आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहां बैठे इसी में डिसॉल्व मार दिया, खराब दिखेगा। डिसॉल्व कहां अच्छा लगता है, नेचर पे अच्छा लगता है, जहां पे आप कुदरत को दिखा रहे हो, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, पेड़ पौधे, समंदर, नदियां, ठीक है, रात दिन, ठीक है, या आंखों पे कुछ यादें, इमोशनल टर्बुलेंस कैरेक्टर के, वहां पे डिसॉल्व देना है, ऐसे फालतू में डिसॉल्व नहीं देना है, वहां पे कटिंग करना है सीन को, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए। कहां पे साइकोलॉजी, आपको इफ यू आर राइटर यू शुड नो अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर्स। सीन में क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर साइकोलॉजी एंड स्टाइल्स, अवॉइड डिस्क्रिप्टिव ओवरकिल, व्हाटएवर यू वांट टू से, बी ब्रीफ। होरेस, नीचे होरेस छिप गया, होरेस इज अ ग्रीक ऑथर, ग्रीक ऑथर है, उनका कहना था कि जो भी तुम्हें कुछ कहना है कम शब्दों में कहो, जो कुछ भी कहना है, और ये रियल लाइफ में भी समझ लो, कोई ऐसा नहीं स्क्रीन प्ले में बात कर रहा हूं, कहीं आपको बोलना है कम शब्दों में ज्यादा बात करना सीखो, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्टिव ओवरकिल। डिस्क्रिप्टिव ओवरकिल ये नॉवेल में होता है, शॉर्ट स्टोरीज में होता है। राइटर हैज फुल फ्रीडम, he has 10 pages 20 pages and he just continues writing। एक पता चला कि नदी में कोई बालक स्ट्रगल कर रहा है बचने के लिए क्रोकोडाइल से, तो इतना ज्यादा उसको डिस्क्रिप्शन करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्रोकोडाइल ने उसे खाया या मतलब उसको अटैक किया कि अभी क्रोकोडाइल दूर है या बच्चा पास है, 10 पेज तो उसी में निकाल देंगे। तो इसमें ये डिस्क्रिप्टिव ओवरकिल इसको बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव ओवरकिल से बचना है स्क्रीन प्ले में, कम शब्दों में ज्यादा चीजें हमें बयान करनी है। Whatever you want to say, be brief। और दूसरा डिस्क्रिप्शन, सीन में डिस्क्रिप्शन आता है जो कि मैंने बताया अभी आपको सब कुछ लिखना है, क्योंकि कैमरामैन उसको पढ़ के देखेगा कि भाई सीन में क्या हो। शुरू में लिखना है अराउंड 30 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, इस तरह की चेयर पे, प्लास्टिक के चेयर में 30 स्टूडेंट के लगभग बैठे हुए हैं, सबके हाथ में नोटबुक है, मोबाइल फोन है, कोई बैग्स रखे हुए हैं, ये चीज ऐसी रखी है, टीवी लगी है, सब चीज लिखनी पड़ेगी उसमें। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें नहीं लिखोगे, ब्लैक बोर्ड, घड़ी, पंखे, तो आर्ट डायरेक्टर कैसे करेगा काम को? आर्ट डायरेक्टर तो ब्लैंक हो जाएगा, वो तो कहेगा अब हमें अपनी इमेजिनेशन करनी है क्लासरूम कैसे दिखाना है। तो इसलिए राइटर को मालूम होना चाहिए कि भैया अगर क्लासरूम दिखाना है तो क्लासरूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो दे शुड राइट एवरीथिंग, और जितना अच्छा आप लिखोगे कि ये चीजें हैं ताकि उसको मिल गया। उसके बाद आपने पूरा दिखाया कि प्रोफेसर साहब अंदर आए, एंट्री किया, दरवाजा खुला, सारे स्टूडेंट खड़े हो गए, ग्रीटिंग किया, ग्रीटिंग के बाद प्रोफेसर साहब अपने उस पर आते हैं, ऑन किया लैपटॉप, प्रेजेंटेशन वो ऑन करते हैं, तब तक कुछ नहीं बोलते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, उसके बाद टर्न करते हैं, फिर हेलो करते हैं, टुडेज क्लास, फिर उसके बाद डायलॉग।
फिर हो सकता है एंड में हो सकता है बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो क्वेश्चन के डायलॉग आएंगे, और डायलॉग के आने के बाद फिर जहां पे सीन कट करना है वो सीन को वहां पे याद, हो सकता है प्रोफेसर का फोन आ गया घर से, तो फोन आया, फोन पे रिसीव किया, अचानक पता चला किसी की मेडिकल इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज है, बड़ा शॉक्ड एक्सपीरियंस है चेहरे का, वो सब आपको लिखना है कि प्रोफेसर इज शॉक्ड, समथिंग हैपेंड इन हिज होम और समथिंग एनीवेयर, क्या उसके फ्रेंड का कुछ हुआ। अब वो कहता है बच्चे अपोलोजाइज रिग्रेट कि अभी हम क्लास नहीं ले सकेंगे, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ये करके यहां तक आपने लिखा, उसके बाद चला जाता है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर चला जाता है, एग्जिट हो जाता है, बच्चे लोग अपना सामान रखना चालू कर देते हैं, पैकअप करना चालू कर देते हैं, कट। तो ये सारी चीजें स्क्रिप्ट में आनी चाहिए। हमने डिस्क्रिप्टिव वर्ड भी नहीं किया और सारी चीजें हमने लिख भी दिया, ताकि सिनेमेटोग्राफर आपको क्यूज लेगा स्क्रिप्ट राइटिंग से, आर्ट डायरेक्टर आपको क्यूज लेगा, ठीक है, और एडिटिंग भी, एडिटर जब एडिटर होता है स्क्रिप्ट लेके बैठता है, ऐसे एडिट नहीं करता है, वो सारी स्क्रिप्ट लेके बैठता है, उसमें डायलॉग मैच कराता है, सब चीजें मैच कराता है, तब जाकर वो एडिट करता है। उसके लिए एडिटिंग के एडिटर के लिए स्क्रिप्ट रहना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, कैरेक्टर की साइकोलॉजी लिखना बहुत जरूरी है। एक एक्टर, देखो एक्टर जब स्क्रिप्ट पढ़ता है ना, तो अभी तो हमने आर्ट डायरेक्टर के लिख दिया कि आर्ट डायरेक्टर ने देख लिया अपना सारा, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर ने ये लिख रखा है, वो मेरे लिए तो मजा आ गया भाई, अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, जल्दी उससे सामान अरेंजमेंट खत्म हो गया। एक्टर से क्या होता है, जब आप किसी कैरेक्टर को आप डेवलप करते हो तो वुडन कैरेक्टर से मत डेवलप करो, प्लास्टिक कैरेक्टर से मत डेवलप करो, ग्रे, बैड, अगली, मिक्स कैरेक्टर, मतलब वार्म कैरेक्टर, अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर, इस तरीके से कैरेक्टर को डेवलप करना है। और कैरेक्टर का एक मैनरिज्म, एक स्टाइल देनी है, उसकी क्लोथिंग के बारे में भी हमें लिखना है कैरेक्टर की, वो एक कैप लगाता है, चश्मा लगाता है, उस कंधा उचकाता है, या कुछ भी उसकी हैबिट है, मान लिया मेडिकल प्रॉब्लम है, वो खांसता है बार बार, तो वो भी हमें लिखना है स्क्रिप्ट में, ताकि उस एक्टर को स्क्रिप्ट पढ़ के ये मदद मिल जाए कि हमें ये करना है, इस स्क्रिप्ट में इस कैरेक्टर की ये आदतें हैं, वो पान खाता है या बीच बीच सिगरेट निकाल लेता है, ये हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखोगे नहीं तो एक्टर को हेल्प नहीं मिलेगी। तो एक्टर्स के लिए बहुत जरूरी कि स्क्रिप्ट में उसके लिए चीजें रहें। डायलॉग्स, अब डायलॉग्स ऐसे नहीं लिख दिए जाते हैं, ठीक है, पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, एक्टर्स के लिए पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पे रुकना है, कहां पे सांस अंदर लेना है, कहां पे छोड़ना है, रिएक्शंस एंड पॉजेस, दो चीज एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को राइटर और डायरेक्टर को समझना चाहिए। तो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, जो रिएक्शन से आप दिखाओगे, पॉजेस। राहुल, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, लुकिंग, एक कमरे में है, आतिशी है, राहुल है, ये लोग खड़े हुए हैं, तो राहुल लुकिंग टुवर्ड्स, ये जो ब्रैकेट में आप लिखते हो ना, ब्रैकेट में ये चीजें आप दिखाते हो कि मतलब क्या किया उसने, किस तरीके से वो डायलॉग बोलेगा, चश्मा पहनते हुए बोलेगा, काफी सिप करते हुए बोलेगा, इंजेक्शन लगाते हुए बोलेगा, जो भी करना है, स्कूटर स्टार्ट करते हुए बोलेगा, तो वो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जब तक आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, भाई एक्टर को पता ही नहीं कि करना क्या है। इसलिए राहुल लुकिंग टुवर्ड्स आतिशी एप्रीहेंसिवली, आतिशी की तरफ देखते हुए थोड़ा डर है उसके मन में, क्योंकि और लोग भी बैठे हुए घर के, इसका अकेले सफर करना ठीक नहीं। पॉज लिया, जैसे उसने बोला इसका अकेले सफर करना ठीक नहीं, सबने उसकी तरफ देखा, राहुल की तरफ, तो पॉज लेके वो बोलता, आई मीन मुझे भी कल वहीं जाना है, तो क्या हम दोनों, मतलब एक इजाजत लेने की कोशिश कर रहा है। तो ही वॉक्स आउट ऑफ द रूम हरिडली, और ये कहकर वो कमरे से बाहर की तरफ जाता रहता है। अब कैमरे की तरफ तो वो कह के निकल गया, अपनी बातें कह के निकल गया, लेकिन कैमरा ना, अब कैमरा इसके बाद किसको दिखाएगा, सबका रिएक्शन तो है ही, सब उसकी तरफ देख रहे थे, आपने दिखा दिया। कैमरा जब कट होगा तो आतिशी ग्लूमी फेस होगा कि भाई हो सकता है कि आतिशी की भी परमिशन नहीं मिलने वाली, कुछ इस तरह का सीन था। तो यहाँ पे हम सैड वायलिन बैकग्राउंड, यहाँ तक कि राइटर्स कभी कभी म्यूजिकल नोट्स भी लिख देता है, तो राइटर्स की बहुत हेल्प म्यूजिक वालों को मिल जाती है। यहाँ पे हमने सैड वायलिन बैकग्राउंड डाल दिया कि भाई वहां पे वो ग्लूमी फेस है उसका, और वहां पे हमने उसके चेहरे पे ले जाके शॉर्टकट कर दिया, वो निकल गया राहुल, और आतिशी के चेहरे पे हमने शॉर्टकट कर दिया। पावर ऑफ वन लाइनर्स, किसने किसने देखी टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे, सभी ने देखी होगी, 91 में आई थी। इट मेड अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ग्लोबल स्टार, कल्ट स्टार।
तो पावर ऑफ वन लाइनर्स, आई विल बी बैक, इसका डायलॉग था इस फिल्म में जो कि बहुत फेमस हुआ। वन लाइनर ज्यादातर फिल्मों में, मतलब पूरी फिल्म में बोलता ही नहीं है ना, विलन तो एक शब्द नहीं बोलता। विलन कितना सोचो, बिना एक शब्द बोले, मतलब वो टॉप 10 विलन में आता है। वो जो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में जो विलन है, वो टॉप 10 अगर विलन आप वर्ल्ड की निकालो ना, तो उसमें वो उसका नंबर है। लेकिन वो पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं बोला उसने, पूरी फिल्म। उसकी खाली बॉडी लैंग्वेज उस विलन की, अगर आपने नहीं देखा तो देखना, बॉडी लैंग्वेज, एलियन का रोल जो किया उसने, या टर्मिनेटर जो मशीन का रोल किया है, मशीन रोबोट, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे का रिएक्शन ही काफी है। टेरर फील्ड, टेरर। तो पावर ऑफ वन लाइनर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये रखना, चूंकि ये नावल है नहीं, ये फिल्म राइटिंग है, इसमें ऑडियंस बैठे हैं, पैसा दे के आए हैं, तो इसलिए जो है आपको टिकट दे के खरीद के आपकी कोई फिल्में देख रहा है तो उसको मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। तो वन लाइनर आप किस तरीके से रखते हो, तो वो आपको मैटर करता है कि डॉन पान नहीं खाता, डॉन पान नहीं खाता, ठीक है। तो एक वन लाइनर है लेकिन बहुत इंपैक्टफुल डायलॉग, और वो बहुत चला। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोगों के, शाहरुख खान के, बहुत सारे लोगों के एक एक वन लाइनर काफी चलते हैं। तो ये राइटर की वो रहता, कोशिश रहती है कि हमें वन लाइनर पे फोकस करना है, ऐसे जो कि जिसपे तालियां बजी और जो लोगों की जुबान पे चल जाए। Characters. Before entry of each character, it is imperative to describe his physical condition, relation with others, styles, mannerism, habits, psychology, profusion, aim. This helps actors grasp the characters more truthfully. Try to write multi-layered characters, give them want, fear, deception, love, ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, ग्रे, गुड, बैड, अवॉइड वुडन कैरेक्टर, जो भी आपको हमने बताया। जब भी आप किसी कैरेक्टर को डेवलप करते हो तो आप ये, या किसी कैरेक्टर की आइडेंटिटी आप शुरू करते हो लिखना, तो आपको वहां पे ये सारी चीजों को फोकस रखना पड़ेगा कि आपको उसकी स्टाइल क्या रहेगी। वो बार बार अपना पैंट ऐसे ऊपर खींचता है, ठीक है, या बार बार अपने कॉलर बंद करता है फिर खोलता है, कोई उसके मैनरिज्म भी आपको लिखने पड़ेंगे। वो बार बार थूकता है, उसकी वो भी लिखना पड़ेगा, उसकी आदतें लिखनी पड़ेंगी, उसका दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप्स है वो भी आना चाहिए उसमें, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी क्या है, बहुत बड़ा पैसे का मक्खी चूस है, कंजूस है, वो भी लिखना पड़ेगा उसमें, या बहुत बड़ा वो है क्या कहते हैं, कुछ लोगों को पागल बनाने वाला, बुद्धू बनाने वाला, वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर हमें लिखना है कि जिसमें कि वो वांट, फियर, डिसेप्शन, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। इन सब चीज़ों को हमें फोकस पे रखना है, तभी आप एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर से लिख पाएंगे। शूटिंग स्क्रिप्ट, जिसको कि एवी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ऑडियो वीडियो स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड भी बोलते हैं, तीन चीजें इसको बोलते हैं। ये है स्क्रिप्ट फॉर कैमरामैन एंड क्रू, हाईली टेक्निकल, इसमें शॉर्ट डिवीजन होता है। स्टोरी बोर्ड्स, ड्राइंग फॉर ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, बहुत से लोग पूरी कार्टून बनाते हैं, इसका पूरा एनिमेशन रहता है हैंड ड्रॉन, उससे पूरी टीम को समझ में आता है कि हमें ये शॉट लेना है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस कैमरा लगाओ भाई, ये क्लोजअप लेना है, बिग शॉट लेना है, ये लेना है। यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में ज्यादा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में क्या रहता है, 30 सेकंड का ऐड बनाना है, 1 मिनट का ऐड बनाना है, तो उसमें पूरा स्टोरी बोर्ड बना के जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम लेने के लिए उसमें परमिशन नहीं रहती है, तो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमें ये शॉट लेना है। हेल्प्स द एडिटर, एडिटर को हेल्प करता है, एडिटर को मालूम हो खोला स्टोरी बोर्ड और उसी तरह शॉट लगाता चला, तो एडिटर को बहुत मदद मिल जाती है। शूटिंग स्क्रिप्ट, तो इसको एवी स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्टोरी बोर्ड बोलते हैं, ये चीजें। ये है एग्जाम्पल, थ्री कॉलम्स हो गए। एक पे हमने दिखा दिया कैसे शॉट रहेंगे, वो क्लोज अप बोंगो प्लेयर, द कैमरा टिल्ट्स डाउन टू द प्लेयर्स फिट, मेक इज स्पीकिंग टू जो, एग्जाम्पल। उसके बाद बीच में रखा हमने साउंड ऑफ बोंगो मेक, साउंड क्या, ही इज वेरी क्लेवर एंड श्रीव्ड, यू नो, उसने डायलॉग भी, मेक का डायलॉग आ गया और साउंड बोंगो का साउंड आ गया। उसके बाद अब बैकग्राउंड क्या है, गिटार बैकग्राउंड डाल दिया, वीएफएक्स है, लीव्स फ्लाइंग नियर द फील्ड, पत्तियां पैर के नीचे से उड़ रही हैं, तो वो हमने वीएफएक्स से भी दिखा दिया। तो वो ये पूरा शूटिंग स्क्रिप्ट है जो कि विदाउट कैरिकेचर है। विदाउट कैरिकेचर लिखना है तो ये 3 कॉलम उसके लिए रहते हैं। अगर रिमार्क्स का भी डालना है तो साइड में एक रिमार्क्स का भी डाल सकते हैं। ये
ये ओरिजिनल एंड एडाप्टेड स्क्रीन प्ले। एडाप्टेड क्या हुआ स्क्रीन प्ले? एडाप्टेड बुक्स या नॉवेल ऑलरेडी इन द डोमेन। मुंशी प्रेमचंद की बुक, शेक्सपियर की कोई मैकबेथ, मैकबेथ का मकबूल बनाया उन्होंने विशाल भारद्वाज ने, ठीक है। तो एडाप्टेड स्क्रीन प्ले को, एडाप्टेड और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में क्या फर्क है? तो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले इज वन विच इज डायरेक्टली रिटन फॉर द स्क्रीन एंड वाज नॉट पब्लिश बिफोर। कभी भी पब्लिश नहीं हुआ, पहली बार लिखी जा रही है। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर गिव्स 2 ऑस्कर्स फॉर ओरिजिनल एंड एडाप्टेड स्क्रीन प्ले। हर बार 2 ऑस्कर मिलते हैं, एक ओरिजिनल को मिलता है, एडाप्टेड को। Adapted screenplay based on material previously written in any form. They are primarily based on novel, play, other piece of fiction, and biographies. Translating a book into visual is the most difficult task for a writer. Most of them fail to justify the books. Basically, adapted screenplay लिखना ज़्यादा मुश्किल है बशर्ते कि ओरिजिनल स्क्रीनप्ले लिखना। ओरिजिनल में आपके पास फ्रीडम रहती है, यू आर द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट एंड यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन अब एडाप्टेड लिखना है, ऑलरेडी कोई चीज़ लिखी हुई, बायोग्राफी लिखी हुई है या कोई प्ले लिखा हुआ है, तो उसको चेंज करना स्क्रीन पे बहुत अपहिल टास्क रहता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको बहुत टफ काम माना जाता है। और ज़्यादातर लोग फेल ही हो जाते हैं उसको पूरी तरह से, क्योंकि जो फिल्में देखता है ना वो कहता है कि भैया हम बुक में ही हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चाहे आप हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग, बेशक उन्होंने काफ़ी लेवल तक अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी जो बुक, जिन्होंने बुक पढ़ा है लॉर्ड ऑफ द रिंग या हैरी पॉटर, वो बुक ही पढ़ना पसंद करेंगे। यार क्या फिल्म बना दिया, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। तो जस्टिफाई पूरी 100% आप उसको अचीव नहीं कर सकते राइटर्स इमेजिनेशन। तो ये प्रॉब्लम होती है उसमें। एक इसके अलावा थर्ड है एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट, मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम इम्पैक्ट। तो 3 तरह की चीजें हो गई, ये फिक्शन में आ गया, वो नॉन फिक्शन में आ गया। एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट हो गई, ये नॉन फिक्शन में आ गया। Do not always expect script to change people. अब इसमें क्या होता है, तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, तरह तरह के डायरेक्टर हैं। जैसे हम लोग तरह तरह के हैं, वैसे डायरेक्टर भी तरह तरह के, स्टोरी टेलर भी हर तरह के हैं। अब भाई हो सकता है नंदिता दास बना रही हो या कोई और बना रहा हो, गोविंद निलानी बना रहा हो, तो मैसेज वाली फिल्म बना रहे हैं, हमें पसंद नहीं देखना वैसा। हो सकता है बहुत से लोगों को देखना पसंद है वैसा गहराई वाली फिल्में, लेकिन बहुत से लोगों को भाई एनिमल पसंद है, उनको तो एनिमल टाइप की फिल्म चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होते हैं, क्योंकि दुनिया को चलाना है तो गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हर तरह के लोग पैदा किए ताकि हर तरह के टेस्ट के लोगों को मटेरियल मिलता रहे। किसी को बाइक पसंद है, किसी को स्कूटी पसंद है, किसी को पल्सर पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, ठीक है। इसी तरह डायरेक्टर होते हैं, किसी की बुराई इसलिए नहीं करना चाहिए कि फलाने ने खराब फिल्में बना दी, एनिमल बनाया उसकी आपका बॉस दिखा दिया, ऐसे भी कभी होता है, ये क्या बना रहा है, नहीं भाई उनके हिट क्यों है, क्यों इतना पैसा कमाया, इसका मतलब देखने वाले लोग हैं, ठीक है, देखने वाले लोग हैं तो कमा रही पैसा। तो ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीवन्स एफर्ट, क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत टफ काम है, बहुत जुनूनी काम है, बहुत पैसे वाला काम है, और इसमें लक बाय चांस बहुत चलता है। जरूरी नहीं कि फिल्म हिट हो, ज्यादा फिल्म फ्लॉप हो जाती है, पैसा रिकवर नहीं हो जाता, लोग डूब जाते हैं। अभी जोरम आई है मनोज बाजपेयी की, जो सुपर फ्लॉप रही, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक ही आदमी है, वो बेचारा वो हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, फिल्म नहीं चल पाई है, जबकि मनोज बाजपेयी को लेकर बनाया था जोरम। तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें जरूरी नहीं कि हम समाज को एक मैसेज दें, प्रीचिंग करें। टू मच पेप टॉक एंड प्रीचिंग ऑलवेज किल्स द एंटरटेनमेंट वैल्यू। ठीक है, आपको प्रीचिंग करना है, आप शॉर्ट फिल्म बनाइए या फिल्में ही बनाइए, लेकिन जो देखिए फिल्म का फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जॉब है वो एंटरटेनमेंट। फिल्म का जो इन्वेंशन हुआ है वो एंटरटेनमेंट के लिए हुआ है, ठीक है। आपको मैसेज देना है, आप बुक भी लिख सकते हो, शॉर्ट फिल्म बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जिसको देखना है वो देखे जाके डॉक्यूमेंट्री। लेकिन अगर फिल्म है और अगर वो एंटरटेन नहीं कर रही है तो फिर कोई मकसद नहीं फिल्म बनाने का, क्योंकि फिल्म में पैसा इन्वॉल्व है और पैसे की रिकवरी तभी होगी जब उसमें एंटरटेनमेंट होगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लव टू अप्रिशिएट एवरीथिंग। लाइफ डजंट मेक सेंस, सो डू नॉट एक्सपेक्ट सिनेमा टू मेक सेंस। लोग कहते हैं अरे यार सिनेमा से कोई मैसेज नहीं मिला, देख के क्या मिलता है, सिनेमा लोगों को बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सिनेमा बेसिकली समाज का ही आईना है, जो समाज में चल रहा है वही सिनेमा में दिखता है। और ये बेसिकली क्या होता है कि हर डायरेक्टर का अपना अपना इमेजिनेशन होता है, अपनी अपनी लाइफ होती है, हो सकता है उसने वो चीज झेली है, उस चीज को पर्दे पे लाया है। तो ये इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम होती है उनकी। तो इसके लिए एक्सपेक्ट मत करिए कि सिनेमा हम बहुत
कोई हम यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, सिनेमा को सत्संग मत बनाइए, ठीक है। सिनेमा तरह तरह का होता है और हर तरह का सिनेमा होता है। डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन राइट एंड रॉन्ग, ऑडियंस डिसाइड्स, दे कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, लेट द ऑडियंस डिसाइड। आप अपना प्रोडक्ट बनाओ और ये पूरी ईमानदारी के साथ बनाओ और ये सोच के बनाओ कि हाँ ऑडियंस हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा। अगर अप्रिशिएट नहीं करता तो आप समझ जाना कि कहीं हमारी कोई गलती रहती है, ठीक है। A few films to learn from, ये कुछ मैंने दिया है, अगर इसको आप देख लेंगे तो ये बेस्ट स्क्रिप्टिंग की एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट स्क्रिप्टिंग की। हालांकि बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत मुश्किल होता है स्ट्रगल करना कि किसको हम शामिल करें किसको ना शामिल करें। ऐसे तो मुगल आजम भी है, पाथिर पांचाली भी है, बहुत सारी बंगाली की फिल्में हैं, मलयालम में भी फिल्में हैं, तो बहुत सारी गोविंद नैलानी की भी है। तो 2 बीघा जमीन है बिमल दादा की, बिमल रॉय की। अब इसमें क्या होता है कि इंग्लिश पेशेंट है, ये 1995 में आई थी, हॉलीवुड की फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है, खास करके सिनेमाटोग्राफर जो है अगर इसमें और एडिटर दोनों का अवार्ड मिला था इसको। तो इसकी एडिटिंग, इंग्लिश पेशेंट की एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी ज़बरदस्त है, जॉन सील की सिनेमाटोग्राफी है। अगर कोई सिनेमाटोग्राफर है तो वो देख सकता है, बड़ी पोएटिक सिनेमाटोग्राफी है इसकी, इंग्लिश पेशेंट की। शिंडलर लिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, चाहे आगे यूट्यूब पे शायद अवेलेबल भी होगी, ये आप देख लेना, पूरी ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। और फिर आप देखना कि किस तरीके से उन्होंने उस फिल्म को बनाया है, क्यों ऐसे शॉट लिए हैं, क्या रीज़न था। और ये फिल्म नहीं बल्कि एक मिशन की तरह बनाई गई थी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डेविड लीन। डेविड लीन के बारे में कोई जानता है? नहीं जानता है। बेसिकली यू मस्ट एक्सपोज योरसेल्फ टू वर्ल्ड सिनेमा। आपको जापानीज सिनेमा के बारे में किसी को कोई एक जापानीज फिल्म बता सकता है? रशोमन। रशोमन किसकी है? हाँ, अकीरा कुरोसावा। तो बेसिकली यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू वर्ल्ड सिनेमा, इटालियन, फ्रेंच, ये सब फिल्में, यूरोपियन फिल्मों और लैटिन अमेरिकन फिल्में, और खास करके वो फिल्में पे फोकस करो जिनको बेस्ट फॉरेन पिक्चर का ऑस्कर मिला हुआ है, ठीक है। बेस्ट फॉरेन पिक्चर का जिसको ऑस्कर मिला हो वो फिल्में आप देखो, वो कम बजट की भी रहती हैं और बेहतरीन फिल्में हैं। और माजिद मजीदी की, ईरानियन डायरेक्टर है, उसकी फिल्म देखो, माजिद मजीदी की फिल्म देखो, बहुत सारी, चिल्ड्रन ऑफ हेवन और बरहान, कई फिल्में हैं उसकी। माजिद मजीदी की फिल्म नोट डाउन कर लेना, बहुत देखना जरूरी है अगर स्टूडेंट हो आप। लॉरेंस ऑफ अरेबिया डेविड लीन की फिल्में हैं। डेविड लीन 1960s में एक्टिव थे और ये बेसिकली आइकनिक फिल्म मेकर और फिल्म गुरु माने जाते हैं और हमेशा एपिक फिल्में बनाते थे। डेविड लीन बहुत बड़े बजट की फिल्में बनाते थे। इनकी लॉरेंस ऑफ अरेबिया बहुत फेमस है। इसके अलावा द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई बहुत फेमस है इनकी फिल्म। तो ये मतलब इनकी फिल्मों में हजारों लोग इन्वॉल्व होते थे, हजारों लोग इन्वॉल्व होते थे, इपिक फिल्में बनाते थे। इसी तरह 10 कमांडमेंट्स है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हॉलीवुड, सेसिल डी मिले की फिल्म है। द 10 कमांडमेंट्स मूसेस पे है, मूसा पे, मूसा अलैहिस्सलाम मूसेस पे है, तो वो भी फिल्म आप देख सकते हैं। ये बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिससे आपका विजन और एक्सपैंड होगा। पल्प फिक्शन टरंटिनो की फिल्म आप देख सकते हो। टरंटिनो की बहुत सारी फिल्में देखने लायक है क्योंकि ये टरंटिनो जो डायरेक्टर है ना, ये झकझोर देता है ऑडियंस को। इसकी फिल्म बनाने की स्टाइल बड़ी मेवरिक है, बड़ी अजीब सी अनसुलझी टाइप की है, तो कभी भी कुछ भी कर देगा इसकी फिल्म में, कभी भी एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। तो टरंटिनो की पल्प फिक्शन 1995 में आई थी। दिस इज अ कल्ट फिल्म, ये भी आपको देखना है। गॉडफादर 1 और 3 तो उतना नहीं है, लेकिन 1 और 2 जरूरी आप लोगों के लिए देखना। गॉडफादर इज बेस्ड ऑन हुज नॉवेल? मारियो पुजो। तो वेल ग्रेट, थैंक यू। तो मारियो पुजो की नॉवेल पे बेस्ड है, डायरेक्टेड बाय, किसने डायरेक्ट किया? हाँ, तो ये 2 फिल्में हैं इनकी। स्क्रिप्ट किसने लिखी? गुड। तो ये 1 और 2 देख लेना। इसमें बेसिकली जो एक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिल्म देखना। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं जो कि हमारे उसमें भी हैं, देख सकते हो। फिल्में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप छोटी फिल्म बनाने जाते हैं या शुरुआत करने जाते हैं तो आपको कैसे दिखाना कि मैं हट के हूँ। जब मधुर भंडारकर चांदनी बार बना रहे थे 2001 में या 2 में शायद,
तो चांदनी बार तब्बू को लिए, तब्बू तो मिल गई, कम पैसों में करने के लिए तैयार हो गई थी। तो अब चांदनी बार में कम बजट की फिल्म थी और उस टाइम फिल्में वैसी मारधाड़ वाली चल रही थी, सब वैसे ही चल रहा था। चांदनी बार हट की फिल्म थी, लाइक आर्ट फिल्म। तो ये था कि पता नहीं चले ना चले, तो वर्ड ऑफ माउथ इन मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। तो उसने क्या किया था, अंधेरी रेलवे स्टेशन में, मैं भी था वहाँ पे, तो अंधेरी रेलवे स्टेशन पे उसने एक पैम्फलेट छपा रखा था और उसमें लिखा हुआ था सिर्फ समझदार दर्शकों के लिए। चांदनी बार का उसमें लिखा था पीछे चांदनी बार का पोस्टर, किस तारीख को रिलीज हो रही, कहाँ रिलीज हो रही है, और सबसे बड़ी चीज लिखी थी सिर्फ समझदार दर्शकों के लिए, यानी जो बेवकूफ है वो ना है, वो संजय दत्त की फिल्म जाके देखें या कोई और फिल्म देखें। तो ये भी मार्केटिंग गिमिक है कि साहब यार हर आदमी चाहेगा यार मैं भी समझदार हूँ, मैं भी समझदार हूँ यार, मैं मुझे तो चलना ही चाहिए। तो वो इस तरीके से उसने फिल्म की मार्केटिंग किया था, क्योंकि पैसा था नहीं मधुर भंडारकर के पास में उस टाइम, शुरुआत कर रहा था। बाद में फिर उसने हीरोइन फिल्में बनाई और कौन कौन सी फिल्म। तो इस तरीके से चांदनी बार बहुत फिल्म है, आज देख लो हिट फिल्म में मानी जाती चांदनी बार। एक जाने भी यारो फिल्म है मेरे गुरु जी की। मैं रंजीत कपूर जी नाट्य सम्राट हैं, नाटक लिखते हैं, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखी है, वो मेरे गुरु जी हैं। और उनके साथ मैंने लज्जा फिल्म की, बहुत सारी फिल्म में राइटिंग वगैरह एज असिस्ट किया। तो नाटक भी उनके चलते रहते हैं, कभी कभी बेगम का तकिया और भी कई नाटक उनके चलते रहते हैं। तो रंजीत कपूर नाम, उनका छोटा भाई अन्नू कपूर है जो एक्टर है। तो रंजीत कपूर की जानो भी दो यारो जरूर देखना, कॉमेडी फिल्म है, काटी फिल्म नसीरुद्दीन शाह की, वो तो जरूरी आप लोगों के लिए देखना। तो वो भी जुगाड़ से बनी है, कम पैसों में बनी है, किसी ने पैसे नहीं लिए, बहुत कम बजट में फिल्म बन रही थी वो। और बैंडिट क्वीन की भी उन्होंने राइटिंग किया है डायलॉग। तो बैंडिट क्वीन की राइट देखिए, जब आप किसी फिल्म का पता चल गया कि जोनरा की फिल्म है ऐसे से, ये बैंडिट क्वीन की सेटिंग चंबल है और अब हमें चंबल की दिखाना है। शेखर कपूर ने बोला गुरुजी से कि भाई आप कोई डायलॉग लिखना है, तो अब चूंकि वो टोन आना चाहिए, वो डायलेक्ट आना चाहिए। तो उस समय एक रिटायर्ड डकैत था जो कि पता नहीं माधो सिंह या कुछ ऐसे नाम था, तो उनके पास वो 40 दिन, मतलब एक डकैत के पास में 40 दिन रहे थे रंजीत कपूर जी, और वो डकैतों के बारे में पूरा उन्होंने रिसर्च किया उनसे, और उसके अलावा वहाँ के डायलेक्ट सीखी, और जो सुधर गए डाकू जो थे उनसे उनको काफ़ी राब्ता रखा। तब वो डायलेक्ट जब वो रेडी हो गए, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब उन्होंने 2 महीने तो ऐसे ही चंबल में लगा दिया, वहीं का खाना खाया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर उन्होंने वो इस डायलॉग लिखे सारे चंबल बैंडिट क्वीन की, शेखर कपूर की फिल्म की। तो इस तरीके से देखिए जुनून वाला फील्ड है, और इसमें जब तक आपको जुनून नहीं होगा कुछ कर गुजरने का और अपने चीज़ को फुल्ली जस्टिफाई करने का, आपको वो काम नहीं कर सकते। बेन किंग्सले जिसने गांधी फिल्म किया, उसको 8 एकेडमी अवार्ड्स मिले, 82 में आई थी, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी। तो ब्लैक एंड वाइट वो भी फिल्म है, पूरी दिल्ली में शूट हुई थी। तो जब गांधी फिल्म का ऑडिशन लंदन में चल रहा था तो उसमें नसीरुद्दीन शाह भी गए थे, फेल हो गए थे, इनको नहीं लिया गया था। उसके बाद ये बेन किंग्सले को लिया गया। बेन किंग्सले हाफ गुजराती हैं, हाफ इंग्लिश हैं, उनकी माँ गुजराती हैं शायद और बाप इंग्लिश थे। तो बेन किंग्सले को सिलेक्ट किया गया, वो फिर दिल्ली आए, मतलब फिल्म शूट से 6 मंथ पहले वो दिल्ली आ गए। देखो इसमें एक्टर्स का पैशन देखो। यहाँ पहाड़गंज में उन्होंने एक छोटा सा, वो चाहते तो 5 स्टार होटल में रह सकते थे, उन्होंने छोटा सा होटल लिया। होटल लेके गांधी जी पे सारी जितनी किताबें थी, जितने गांधी जी ने लिखी, प्लस गांधी जी पे जितने दूसरे लोगों ने लिखी, वो सारी किताबें 6 महीने में पढ़ गए, सारे वॉल्यूम पढ़ने के बाद। उसके बाद पूरा ये इधर के 2 दांत तोड़वा डाले उन्होंने, ठीक है, अपने कि वो उस तरह का फेस लुक नहीं आ पा रहा था। तो पूरा सेक्रीफाइस रहता है, पूरा डेडिकेशन रहता है जब आप किसी चीज़ को करते हो, जुनून रहता है। और आप चाहे सिनेमाटोग्राफर हो या एडिटर हो, जब भी आप काम करो तो आपका काम दिखना चाहिए, ठीक है, पूरे जुनून के साथ काम करो, बेहतर काम करो। वट एवर यू आर, यू शुड एक्सेल इन दैट। अगर आप एक कॉबलर हो, मोची हो, तो आपके जैसा दूसरा मोची नहीं होना चाहिए। अगर आप एक राइटर हो तो आपके जैसा कोई राइटर नहीं होना चाहिए। कोई भी, आप एक बढ़ई हो, कारपेंटर हो, तो आपके बराबर कोई कारपेंटर नहीं होना चाहिए। देखिए जो लोग डिफरेंट करते हैं, थोड़ा हट के करते हैं काम, तो वही लोग सामने आते हैं। अगर आप हट के नहीं करोगे, रट ऑफ द मिल रहेगा, एक ही तरीके से लाइनियर में करते जैसे दूसरे लोग करोगे, यू विल बी पार्ट ऑफ क्राउड। यू हैव टू स्टैंड इन द क्राउड। उसके लिए आपको हट के सोचना पड़ेगा, हट के काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं आपको। पैशन वर्सेस मनी।
ये कंफ्लिक्ट करता है, क्योंकि एक तो मनी का प्रेशर रहता है, पैसा अरेंज करना ही मुश्किल काम है, फिर पैसा रिटर्न करवाना भी मुश्किल काम है, दोनों काम मुश्किल है। और ऊपर से डायरेक्टर को अपना पैशन भी फॉलो करना है, तो मैसेज भी देना है। डायरेक्टर्स आर नॉट ग्रीडी, दे हैव पैशन। वो ग्रीडी नहीं होते डायरेक्टर, वो तो कहीं बैठ के चाय पी लेंगे, पैदल चल लेंगे, कुछ भी रहेंगे, एक ही कपड़े में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्टर के लिए। डायरेक्टर का विजन इंपॉर्टेंट होता है। दे हैव पैशन, कीप एक्सेलिंग, लर्निंग एंड मनी विल फॉलो। क्योंकि देखो, हो सकता है अभी आपको 1000 एक प्रोजेक्ट को मिले या 10,000 मिले, उसके बाद 10,000 से 1,000 से 1 CR तक पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते कि अगर आप काम को फोकस करो। यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, और उसमें आपको स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस आपको दिखानी है जो भी आप काम कर रहे हो। तो फिर बायर्स आपके पास आएंगे, फंडर्स आपके पास आएंगे, सारे लोग आपके पास आएंगे। अपॉर्चुनिटीज, हमारे टाइम पे सिर्फ फिल्म और टीवी थी, रेडियो था, यही सब चैनल थे। अब आपके टाइम पे 2 चीज बढ़ गई, एक तो मोबाइल बढ़ गया, रील, और दूसरा आपके वो OTT बढ़ गया। तो OTT बढ़ने से आपके अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपैंड हो गए। जिन एक्टरों को काम नहीं मिलता तो उनको काम मिल रहा है, राइटर, डायरेक्टर, सारे लोगों को काम मिल रहा है। सब लोग रोजी रोटी से लगे हुए, सब लोग काम कर रहे हैं।